फरहाद अली तैमूर। एपिसोड 687। आवाज खालिद सैयद। एक बात जो किसी के लिए नामुमकिन होती है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी मुमकिन ना हो। सोनिया ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना लिया, ये रास्पुटीन की समझ में नहीं आया। वो दौड़ता हुआ इंटरकॉम के पास आया, रिसीवर उठाकर एक मातहत से बोला, क्या तुमने दरवाजों और खिड़कियों को खुदकार सिस्टम के जरिए लॉक किया था? मातहत ने जवाब दिया, जी हां, मैंने बटन दबाकर टीवी स्क्रीन पर देखा था। तमाम दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों के मजबूत शटर नीचे आकर मुकफिल हो गए थे। वो गरज कर बोला, तुमसे कोई भूल हुई है, वो यहां के एक शटर को उठाकर फरार हो गई है। जी हां, मैंने उसे स्क्रीन पर देखा है। देखने के बावजूद यकीन नहीं आ रहा है कि उसने खुदकार सिस्टम को फेल कर दिया है। बकवास ना करो, सिस्टम को अच्छी तरह चेक करो। मुझे मालूम होना चाहिए उसने शटर को कैसे उठाया। उल्लू की पट्टी ने सिर्फ खुल जा समसम कहा था, हमें उल्लू बनाया गया है। उसने इंटरकॉम के रिसीवर को पटक दिया। निकोलाई जोसेफ ने कहा, सुना था दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाले खुद उसी गड्ढे में गिर पड़ते हैं। आज आंखों से देख रहा हूं, हम जिसे फांसना चाहते थे वो हमें खुदकार सिस्टम की खिड़कियों और दरवाजों में कैद कर गई है। रास्पुटीन ने गरज कर कहा, यू शट अप। हमारा आदमी खुदकार निजाम की खराबी को समझने की कोशिश कर रहा है। उसी बंगले के एक कमरे में वो मातहत किसी खराबी को समझने की कोशिश कर रहा था। किसी ने पीछे आकर उसके शाने को थपथपाया। उसने सर घुमाकर देखा, फिर हैरत और खौफ से उछल पड़ा। बंद कमरे से निकलने वाली सोनिया उसके पास खड़ी थी। वो कहने लगी, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। इसी एक कमरे को खुदकार सिस्टम के जरिए पिंजरा बनाया गया है। रास्पुटीन ने यह गलती की कि तुम्हारे कमरे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। वो देखो, तुम्हारा दरवाजा सिर्फ एक तार की मदद से खोल कर आई हूं। वो थूक निकल कर बोला, मादाम हम बुरी तरह फंस गए हैं, जो होना है वो होकर रहेगा। प्लीज ये बता दें, आपने खुदकार शटर को कैसे उठा लिया था? किसी भी दुश्मन के अड्डे पर हथियार से ज्यादा हाजिर दिमागी काम आती है। इस बंगले में आने वाले शायद तवज्जो न देते हों कि यहां दरवाजे के अलावा शटर क्यों लगाए गए हैं, मगर मैंने तवज्जो दी। उस वक्त मुझे रास्पुटीन पर शुबा नहीं था। मैं निकोलाई को मुल्क का दुश्मन समझ कर आई थी। उस शटर को देखकर यह बात समझ में आई कि निकोलाई का भेद खुलेगा तो उसके आदमी बाहर से शटर गिराकर मुझे और रास्पुटीन को कैद कर लेंगे। ये बात समझ में आते ही मैंने अपना एक छोटा सा चाकू उस जगह गिरा दिया जहां शटर नीचे आकर रुक जाता था। उस चाकू की वजह से शटर पूरी तरह बंद ना हो सका। तुम लोगों ने समझा वो खुदकार निजाम के तहत लॉक हो चुका है। अब बताओ, यहां कितने और कमरे हैं? यहां 2 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम है। दूसरा कमरा खाली है। रात 10 बजे के बाद मेरी ड्यूटी खत्म होगी, दूसरा शख्स मेरी जगह आएगा। यहां तुम लोगों के खिलाफ ठोस सबूत मिल सकता है। यहाँ के अटैच बाथरूम में वॉश बेसिन के ऊपर बड़ा सा आईना है। उस आईने को दीवार से अलग करो तो पीछे चोरखाने बने हुए हैं। एक खाने में अहम दस्तावेजात और यहाँ से चुराए हुए एक खाने में अहम दस्तावेजात हैं। 4 रिवॉल्वर और 2 लाइट मशीन गनें रखी हुई हैं। मैडोना ने सोनिया के पास आकर कहा, इसका बयान दुरुस्त लग रहा है। ये सोच रहा है इसे सरकारी तौर पर मुआफी मिल जाए तो ये बाकी चारों तक आपकी रहनुमाई कर देगा। सोनिया ने पूछा, तुम जेल जाना चाहोगे या मेरा साथ दोगे? वो फर्श पर घुटने टेक कर बोला, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारे और भी काम आऊंगा। यहां और 4 जासूस भी हैं, वहां तक पहुंचा दूंगा। उसी वक्त इंटरकॉम की भोंडी आवाज सुनाई दी। सोनिया ने उठाया। दूसरी तरफ से रास्पुटीन ने गुस्से में कहा, खुदकार निजाम चेक करने में कितनी देर लगा रहे हो? यहां के दरवाजे खोलो, मैं आ रहा हूं। सोनिया ने कहा, दरवाजा खुलेगा तो आओगे। वो चौंक कर बोला, तुम वहां हो? तुमने क्या समझा था मैं अपनी जान बचाकर भाग जाऊंगी? तुम लोगों को गिरफ्तार करने का फर्ज अदा नहीं करूंगी? अफसोस, तुमने अभी मुझे समझा नहीं है। ओ गॉड, मेरी समझ में नहीं आता तुम कौन हो। यहां से निकलने के बाद तुमने जिस जहानत का मुजाहिरा किया है वो सिर्फ सोनिया ही का हिस्सा है। तुम्हारी फर्ज शनासी बता रही है कि तुम तातियाना हो, हमें कानून के हवाले करके रहोगी। सिर्फ कानून के हवाले नहीं करूंगी, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। तुम इन खौफनाक आंखों से गिरफ्तार करने वालों को और अपने खिलाफ फैसला सुनाने वाले मुसन्निफ को भी सहरज़दा कर सकते हो। नहीं, कानून ने तुम्हें इतने इख्तियारात नहीं दिए हैं कि तुम मेरी आंखें फोड़ सको। तुम सिर्फ गिरफ्तार कर सकती हो। जिस तरह किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने से पहले उसके तमाम हथियार छीन लिए जाते हैं, उसी तरह तुम्हारी शैतानी आंखों के हथियार को छीन लेना मेरा फर्ज है। कानून के मुहाफिजों को मैं समझा दूंगी कि तुमसे मुकाबले के दौरान वो आंखें फूट गईं, जबकि ऐसा इरादा नहीं था। मैं अपनी आंखों से और जिस्मानी कुव्वत से पहाड़ जैसे पहलवानों को रेजा रेजा कर देता हूं। तुम सोनिया हो या तातियाना, मेरे मुकाबले पर आने की हिमाकत ना करना। मैं मुकाबले पर आने वाली हसीनाओं को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता।
मैडोना ने कहा। मम्मा, ये आपको चैलेंज कर रहा है। हाँ, मुझे भड़का रहा है ताकि शटर उठाकर मुकाबले पर पहुंच जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसकी पिटाई करें। ऐसी ख्वाहिश को हमेशा कुचल दिया करो और फौरन फैसला करो कि दुश्मनों को किस तरह जल्द से जल्द इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसकी तो एक ही सूरत है, मैं निकोलाई के जरिए उसकी आंखें फोड़ दूं या उसे बुरी तरह जख्मी बना दूं। बाद में वो दोनों बयान देंगे कि वो आपस में बेहतरीन दोस्त थे, उन्हें किसी ने दिमाग में आकर लड़ाया था। इसीलिए रास्पुटीन शाजूर होने के बावजूद निकोलाई जोसेफ के हाथों जख्मी हो गया। तो फिर मैं दोनों को बयान देने के काबिल ना छोड़ूं, यानी दोनों का काम तमाम कर दूंगी। जी हाँ, मैं उन्हें अंधा और अपाहज बनाकर छोड़ूंगी। तब भी वो किसी तरह जाहिर कर देंगे कि किसी टेलीपैथी जानने वाले या वाली ने उनके साथ ऐसा सलूक किया है। अगर निकोलाई जोसेफ आइंदा काम कर सकता है तो ठीक है, वरना दोनों को खत्म कर दो। वो निकोलाई के दिमाग में आ गई। निकोलाई रास्पुटीन से कह रहा था, यहां से निकलने की तदबीर करो। बड़ी मुश्किल है, हम सुपर मास्टर से राब्ता कायम नहीं कर सकते। डैगर एंड डैगर पता नहीं कहाँ मसरूफ हैं। आज सुबह से वो मेरे दिमाग में नहीं आए। अगर वो अब भी नहीं आएंगे तो तातियाना हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक करेगी। रास्पुटीन ने इंटरकॉम से राब्ता कायम किया, फिर सोनिया की आवाज सुनकर बोला, तातियाना, तुम हमारे खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकोगी। हो सकता है कोई मामूली सजा दिला सको, लेकिन हमें गद्दार और अमेरिका का एजेंट साबित नहीं कर सकोगी। बेहतर है हमसे सुलह कर लो। मैं तुमसे नहीं, निकोलाई से बात करना चाहती हूं। उसने निकोलाई जोसेफ को रिसीवर देते हुए कहा, हमारे दरमियान मुसालिहत हो सकती है, इसे राजी करने की कोशिश करो। वो रिसीवर लेकर बड़े अदब से बोला, मैं तुम्हारी दलेरी, जहानत और बरतरी का एतराफ़ करता हूं। एक बार हमसे मुसालिहत करके देखो, हम तुम्हारी तवक्कुआत से ज्यादा काम आते रहेंगे। मसलन किस तरह काम आ सकते हो? मैं रसवंती के मुताल्लिक एक अहम इत्तला दूंगा। तुम्हारा मास्कमैन थोड़ी सी जिद्दोजहद के बाद उसे हासिल कर सकता है। यानी तुम लोग सुपर मास्टर से गद्दारी करोगे? हम मुआवजा लेकर अपनी मेहनत और सलाहियतें उसे देते हैं, लेकिन उसके किसी काम के लिए जान नहीं दे सकते। हम तुम्हारे भी इन्फॉर्मर बनकर सही इत्तलात फराम कर सकते हैं, मगर तुम्हारे लिए भी जान देने की कसम नहीं खा सकते। हमें अपनी जिंदगी अजीज है, इसी जिंदगी के लिए हम जान बचाकर खतरात से खेलते हैं। तुम्हारी ये सच्ची और खरी बातें मुझे पसंद आ रही हैं। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं। इस एतमाद का शुक्रिया। प्लीज हमें बाहर निकालो। सिर्फ तुम्हें बाहर आने दूंगी। मैं रास्पुटिन की तरफ से कसम खाता हूं, वादा करता हूं, उससे कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। सिर्फ अपनी बात करो। मेरी दोस्ती से इस मुल्क में तुम्हें इज्जत मिलेगी। मैडोना ने देखा, रास्पुटिन निकोलाई जोसेफ की आंखों में आंखें डालकर घूर रहा था, अपनी खौफनाक आंखों से मरूब कर रहा था। उसकी नजरें धमकी बन गई थीं। निकोलाई उसके खिलाफ होकर सोनिया से समझौता करने की खुद में जुर्रत नहीं पा रहा था। ऐसे ही वक्त मैडोना ने उसकी नजरों को रास्पुटिन की नजरों से हटा दिया, उसे उन आंखों के सहर से निकाल दिया। उसने इत्मीनान की सांस ली। सोनिया ने पूछा, क्या तुम किसी उलझन में हो? हाँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैं दरअसल सोच रहा हूं कि इन हालात में क्या करना चाहिए। वही जो तुम्हारी अकल समझाती है। तुम सुपर मास्टर के लिए, मास्कमैन के लिए और मेरे लिए जान नहीं दे सकते, फिर रास्पुटिन से दोस्ती क्यों निभा रहे हो? उसी वक्त मैडोना ने उसकी सोच में कहा, हाँ, सोचने की बात है। मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए। सोनिया ने कहा, इस खुशफहमी में न रहो कि तुम लोगों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलेंगे। यहां इंटेलिजेंस के आदमी पहुंचते ही बाथरूम के आईने के पीछे से तुम्हारे आमाल का कच्चा चट्टा बरामद कर लेंगे। ये सुनते ही निकोलाई के होश उड़ गए। उसने रास्पुटिन से कहा, हम मर गए, बुरी तरह फंस गए। तातियाना को बाथरूम के खुफिया खाने का इल्म है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं, हो चुका है। ये कहते ही उसने रिवॉल्वर निकालकर रास्पुटिन को निशाने पर रख लिया। ये मैडोना की हरकत थी जो निकोलाई की सोच में कह रही थी, ओह गॉड, मैंने बेख्तियार रिवॉल्वर निकाला है। इसका मतलब है मैं अपने दिफा को अपनी जात को तरजीह देता हूं, और यह गलत नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए मुझे तातियाना का वफादार बनना चाहिए। उधर से सोनिया ने कहा, निकोलाई, तुम्हारी सलामती मेरी एक निगाह करम की मोहताज है। मैडोना दिमाग में बोल रही थी, सोनिया कान में मंत्र फूंक रही थी। वो भड़क कर बोला, रास्पुटिन, मेरे करीब ना आना। तुम जानते हो मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। गोली सीधी दिल के आर पार होगी। रास्पुटिन ने गुस्से से पूछा, क्या दिमाग चल गया है, या तातियाना के बहकाने पर यह हिमाकत करना चाहते हो? वो मुझे एक नई जिंदगी दे रही है, और यह जिंदगी तुम्हारी लाश पर से गुजर कर ही मुझे मिल सकती है। रास्पुटिन ने अचानक उस पर छलांग लगाई। इसके साथ ही गोली चल गई। वो शेर की तरह धाड़ता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। गोली रान में पेवस्त हो गई थी। जिस्म में अंगारे दहकने लगे थे।
शायद तकलीफ में मुब्तला होने के बावजूद वो फर्श पर रेंगता हुआ और कुर्राता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो किसी भी मुकाबिल के सामने शिकस्त तस्लीम नहीं करता था। अपनी गैर मामूली क़ुव्वत बर्दाश्त की बदौलत मुकाबले जीत लिया करता था। उसने रेंगते हुए कुर्रा कर पूछा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरी आंखों में देखो। मैं कहता हूं इधर देखो। निकोलाई जोसेफ उससे दूर रहने के लिए इंटरकॉम से दूर हट गया था और अब सोनिया से पूछना चाहता था, इसे गोली मारकर खत्म कर दिया जाए या अपाहज बनाकर छोड़ दिया जाए। उसने कहा, रास्पुटीन, अगर तुम चाहते हो कि मैं दूसरा फायर ना करूं तो पीछे चले जाओ। मैं तातियाना से बात करना चाहता हूं। उसी लम्हे में डैगर पहुंच गया। कोड वर्ड्स अदा करके रास्पुटीन को मुखातिब किया। वो तकलीफ से कर्राते हुए बोला, अब मरने आए हो? मेरे सामने देखो। निकोलाई जोसेफ तातियाना की बातों में आकर मुझे कत्ल करना चाहता है। मेरे पांव में एक गोली उतर गई है और मेरे पूरे जिस्म में आग सी भर गई है। तुमने कोड वर्ड्स अदा किए, इसकी जरूरत नहीं थी। तुम मुखातिब ना करते तो मैं तुम्हारी सोच की लहरों को महसूस ना करता। इस जलील निकोलाई ने गोली मारकर मेरे दिमाग को कमजोर बना दिया है। डैगर ने निकोलाई के दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं आ गया हूं और यह तमाशा देखकर हैरान हूं। क्या तुम अपने लीडर को कत्ल करना चाहते हो? वो कहने लगा, मिस्टर डैगर, मैंने सुपर मास्टर से कभी यह वादा नहीं किया था कि इसके काम आने के लिए हमेशा के लिए काम आ जाऊंगा। तुम्हें जान का खतरा क्यों है? तातियाना हमें घेर चुकी है। फरार का रास्ता नहीं है। अगर मैं उससे वफादारी नहीं करूंगा तो वो मुझे बिजली की कुर्सी या गैस चैम्बर तक पहुंचा देगी। उसने कहा है कि मैं रास्पुटीन को कत्ल करके ही जिंदा रह सकता हूं। डैगर ने उसके दिमाग को एक झटका पहुंचाया। उसके हलक से चीख निकल गई। हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। वो दोनों हाथों से सर थामकर तकलीफ से तड़पने लगा। डैगर ने कहा, यह एक नमूना है। अगर इससे वफादारी और हमसे गद्दारी करोगे तो तड़प तड़प कर मरोगे। वो कर्राते हुए बोला, मैं मर जाऊंगा। मेरे दिमाग से चले जाओ। तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम मारोगे। उसकी बात से इनकार करूं तो वो मुझे जहन्नुम में पहुंचा देगी। उससे पहले मैं तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा रहा हूं। रास्पुटीन ने गिरा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया था। उसे निशाने पर रखकर कह रहा था, कमीनो, तुमने मुझे जख्मी करके दिमागी तौर पर कमजोर बना दिया। ये तो अच्छा हुआ कि पास्कल अस्पताल में है, ख्यालखानी के काबिल नहीं है, वरना तातियाना उसे मेरे अंदर पहुंचा देती। मगर इससे क्या होता है? तुमने मुझे पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं छोड़ा। डैगर कोई रास्ता निकाल ले तब भी मैं कहीं भाग कर नहीं जा सकूंगा। डैगर ने कहा, तुम्हारे दिमाग में मैडोना और आर्मर भी आ सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे मौजूदा हालात से बेखबर हैं। इससे जाहिर होता है कि तुम्हारे इस मामले में सोनिया नहीं है। हमें सिर्फ तातियाना से निमटना है। कुछ भी करो, मगर जल्दी करो। आहा, खूब याद आया। तातियाना एक हफ्ते पहले बीमार थी, सांस नहीं रोक सकती थी। मैं अभी उसे ट्रैप करता हूं। उसने ख्यालखानी की परवाज की। उसे तातियाना की आवाज और लहजा अच्छी तरह याद था, लेकिन उसकी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। उधर मैडोना कह रही थी, डैगर तातियाना के दिमाग में जा रहा है, अब क्या होगा? सोनिया ने कहा, भेद खुल जाएगा कि तातियाना मर चुकी है। उसका दिमाग इस दुनिया से बुझ गया है। तुम वहां जाकर देखो क्या हो रहा है। वो रास्पुटीन के अंदर आ गई। चंद लम्हों के बाद डैगर ने आकर कहा, कुछ गड़बड़ है। मेरी सोच की लहरों को तातियाना का दिमाग नहीं मिल रहा है। वो सांस रोकती होगी। अगर वो सांस रोकती तो मेरी सोच की लहरें वापस आ जाती, लेकिन मैं तो ख्यालखानी करता हुआ भटक रहा था। मैं यकीन से कहता हूं कि वो मर चुकी है। तो मैं घेरने वाली तातियाना नहीं, कोई और है। वो हैरानी से बोला, क्या कह रहे हो? मैं दिमागों के अंदर पहुंचता हूं, गलती नहीं कर सकता। तुम्हारा शुबा दुरुस्त है, ये सोनिया है। और अगर सोनिया ना हो तब भी ये नाकाबिल इनकार सच्चाई है कि ये तातियाना नहीं है, बल्कि कोई बहुत जबरदस्त फ्रॉड है। रास्पुटीन ने तकलीफ से कर्राते हुए कहा, और ऐसा फ्रॉड सोनिया ही कर सकती है। ठहरो, मैं आता हूं। वो परवास करता हुआ सोनिया के दिमाग में पहुंच गया। उसने कहा, गेट आउट। फिर सांस रोक ली। डैगर ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचा। कम वक्त ने अपने दिमाग में रहकर यह मालूम नहीं करने दिया कि वो किस मुल्क में, किस शहर में और किस घर में है। उसने सुपर मास्टर को ये बातें बताईं। वो कहने लगा, हमारा शुबा यकीन में बदल गया है। नादिया के रूप में सोनिया मास्को पहुंची हुई है। अगर हमारे बयान के मुताबिक तातियाना मर चुकी है तो सोनिया उसका रोल अदा कर रही है और इस वक्त हमारे आदमियों को एक बंगले में कैद करने जा रही है। डैगर ने पूछा, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने दो जबरदस्त बाजियां हैं। पहली बाजी सोनिया से होगी। उसके पास जाओ, उसे ब्लैकमेल करो। अगर वो हमसे समझौता नहीं करेगी तो हम उसका राज फाश कर देंगे। हम किस तरह उसका पोल खोलेंगे? सीधी सी बात है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में तातियाना की उंगलियों के निशानात रिकॉर्ड में मौजूद होंगे। इस तरह वो गिरफ्तार कर ली जाएगी।
उसके तमाम मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। वो जोजो और मारिया को इस मुल्क से वापस नहीं ला सकेगी। उन्हें वापस लाने के लिए हमसे दोस्ती का मुआहदा करना होगा। दूसरी बाजी क्या है? यही कि सोनिया की मुखालफत करेंगे, उसका भांडा फोड़ेंगे। अभी हम मास्कमैन और सोनिया से टकरा रहे हैं। सोनिया के खात्मे के बाद सिर्फ मास्कमैन रह जाएगा। तुम में से एक डैगर पास्कल के दिमाग में जाए और उसे अपना मुती और फर्माबरदार बना ले। इस तरह मास्कमैन की टेलीपैथी की ताकत सिफर हो जाएगी। दूसरी तरफ मैडोना सोनिया से कह रही थी, रास्पुटीन के दिमाग में डैगर नहीं है। उसकी गैर हाजिरी का मतलब है वो दूसरे डैगर को बुलाने गया है। मम्मा मैं परेशान हो गई। आपकी बहुत बड़ी कमजोरी उनके हाथ में आ गई। मैं इंसान हूं और दुनिया का हर इंसान किसी न किसी मरहले पर कमजोर और बेबस होता है। तुम इसलिए परेशान होकर मुझे नाकाबिले गिरफ्त समझती हो और यह तुम्हारी भूल है। क्या आप उनकी गिरफ्त में आएंगी? हाँ, तुम हर पहलू पर गौर करके देखो। वो साबित कर सकते हैं कि मैं तातियाना नहीं हूं। मैं ऐसे में अपने बचाव की तदबीर तो कर सकती हूं, मगर तातियाना बनकर नहीं रह सकूंगी। जोजो और मारिया को यहां से ले जाने में बड़ी दुश्वारियां पैदा होंगी। सुपरमास्टर पहली फुर्सत में आपको बेनकाब करना चाहेगा। नहीं, वो सौदा करेगा। अब देखना है वो कैसी सौदेबाजी करेगा। रास्पुटीन के जख्म से काफी मिकदार में खून बह रहा था। उस पर बेहोशी तारी होने वाली है। दोनों को पार लगा दो। उसके बाद डैगर इन डैगर को मुझसे राब्ता कायम करने के लिए किसी आलाकार की जरूरत होगी। जब तक उनका कोई आलाकार मुझसे बात करे तब तक शायद मैं कुछ कर गुजरूं। मैडोना ने रास्पुटीन के अंदर पहुंचकर उसकी सोच में कहा, यह डैगर अभी तक नहीं आया। बेहोश हो जाऊंगा तो निकोलाई मेरे हाथ से रिवॉल्वर लेकर मुझे मार डालेगा। इससे पहले ही मुझे उसका काम तमाम कर देना चाहिए। इस ख्याल के साथ ही उसने निशाना लिया। नकाहत के बाइस उसका हाथ कांप रहा था। गोली चली मगर इधर से उधर हो गई। निकोलाई ने उसके हाथ पर ठोकर मारी, रिवॉल्वर को उसकी गिरफ्त से निकालकर अपनी गिरफ्त में लिया, फिर एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसे गोली मार दी। मैडोना ने अगली गोली उसके नाम कर दी। जब डैगर ने वहां पहुंचना चाहा तो उसे निकोलाई मिला, न रास्पुटीन। जहां पहुंचने की कोशिश की वहां मौत का सन्नाटा मिला। उसने सुपरमास्टर के पास आकर कहा, दोनों मर चुके हैं। इसका मतलब है सोनिया ने तुम्हारी परवास के रास्ते रोक दिए हैं। शहर में किसी एजेंट के पास जाओ, उससे कहो कि वहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस से ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम करे ताकि जासूस राब्ता कायम करने वालों का सुराग न लगा सकें। हमारा एजेंट धमकी देगा कि 1 घंटे के अंदर अगर तातियाना ने अपने दिमाग के दरवाजे न खोले तो हम एक ही धमाके में उसकी हैसियत बदल कर रख देंगे। दूसरे डैगर ने कहा, मैं पास्कल के पास गया था, वो सांस रोक लेता है। क्या कह रहे हो? वो अस्पताल में जख्मी है, सांस कैसे रोक सकता है? शायद आर्मर या मैडोना ने उस पर तनवीमी अमल किया है। सुपरमास्टर ने गुस्से से पूछा, क्या तुम दोनों तमाशा देख रहे थे? हम रसवंती के सिलसिले में मसरूफ थे। अली तैमूर और आला बीबी ने हमें उलझाया हुआ था। ये अपनी नालायकी को छुपाने वाली बातें हैं। तुम में से किसी एक को पास्कल की तरफ ध्यान देना चाहिए था। जनाब, उस जंगल में 3 महाज खुल गए थे। तंजीम वालों के गोरिलों ने हमारा बनता हुआ काम बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ आला बीबी ने तबाहियां मचाई। तीसरी तरफ अली तैमूर ने हमारे एक कैंप को तबाह कर दिया। हमें वक्फे वक्फे से नए हालात का सामना करना पड़ा। दूसरे डैगर ने पूछा, क्या आप सोच सकते थे कि सोनिया कब पास्कल को जख्मी करके उसके दिमाग को लॉक करा देगी और किस तरह तातियाना की जगह हासिल करेगी? नहीं जनाब, ये आप भी मानते हैं। वो बिजली है, हमसे पहले टारगेट तक पहुंचती है। जिस लम्हे तुमने उसे बिजली कहा उस लम्हे भी वो कुछ कर गई होगी। प्लीज जाओ, अपने एजेंट के जरिए उसका राजफाश करने की धमकी दो। हमारे पास यही एक पत्ता रह गया है, इसे कामयाबी से फेंको। वो दोनों चले गए। सुपरमास्टर ने कहा, और सुनो, तुम में से एक को मारिया और जोजो की खबर लेनी चाहिए। नाइब सुपरमास्टर ने कंप्यूटर के जरिए कहा, जनाब वो दोनों मेरे दिमाग से जा चुके हैं। जब वापस आएंगे तो आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। उन गधों को अच्छी तरह समझा दो कि एक साथ एक ही जगह न जाएं। ट्रांसफार्मर मशीन ने उन्हें एक दूसरे का आदी बना दिया है। मैं उन्हें समझाऊंगा, लेकिन जनाब वहां सोनिया की मौजूदगी यकीन दिला रही है कि वो अपने टेलीपैथी जानने वालों को जोजो के दिमाग तक पहुंचा चुकी है। 15 घंटे पहले एक डैगर ने रिपोर्ट दी थी कि जोजो का नौजायदा दिमाग कच्चा है, कमजोर है, उसकी अपनी सोच सिफर है, लिहाजा वो पराई सोच का असर नहीं लेगी। जबरन उसके अंदर कुछ कहा जाएगा तो वो दिमागी मरीजा बन जाएगी। हम उससे कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। नायब ने कहा, यह हमारे टेलीपैथी जानने वालों की नाअहली है। वो 15 घंटों के दौरान एक बार जोजो की दिमागी हालत मालूम कर सकते थे, लेकिन वो दोनों अपनी मसरूफियात का दुखड़ा सुनाते रहते हैं। डैगर एंड डैगर नादान नहीं है। उन्हें सोच समझकर अमल करने का मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर जाएंगे। उनकी मुश्किल यह है कि मुकाबला सोनिया और अली तैमूर से है।
अब तक अली तैमूर उन्हें उलझाता रहा है। अब पता नहीं सोनिया कैसी चालें चलेगी। ये तो गनीमत है कि पारस खामोश बैठा है। मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि वो पारस को बिल्कुल न छेड़ें, उसे मैडोना के साथ मगन रहने दें। जनाब, क्या मैडोना को नज़रअंदाज करना मुनासिब है? मुनासिब नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? डैगर एंड डैगर मौजूदा जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सोनिया की मौजूदा बेबसी से फ़ायदा उठा लेंगे और उसे अपने काबू में कर लेंगे तो मैडोना ज़्यादा दूर नहीं है। मैं एक ज़बरदस्त शख्स उसके पीछे लगा रहा हूं। पारस और मैडोना को कभी पता नहीं चलेगा कि उस शख्स का ताल्लुक हमसे है। उसके टेलीपैथी जानने वाले हर तरफ की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए मैडोना के पीछे ऐसे शख्स को लगाया जा रहा है जो टेलीपैथी के हथियार के बगैर ही ज़बरदस्त समझा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो सोए हुए पारस को जगाने वाला था। डैगर एंड डैगर ने अपने एक एजेंट के जरिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक अफसर से रब्ता कायम किया, फिर उसे धमकी दी कि अगर तातियाना उनके लिए अपने दिमाग के दरवाजे नहीं खोलेगी तो वो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे। इसके लिए उन्होंने 1 घंटे की मोहलत दी थी और सोनिया के लिए 1 घंटा बहुत था। वो अभी उसी बंगले में थी जहां रास्पुटिन और निकोलाई जोसेफ मुर्दा पड़े हुए थे। उनका एक मातहत सोनिया के काबू में था। उसे तमाम ऐसे एजेंटों के नाम और पते बता रहा था जो शहर में सुपर मास्टर के लिए काम कर रहे थे। उनमें 2 औरतें भी थीं। सोनिया उस मातहत को साथ लेकर तातियाना की रिहाइशगाह तक गई, जो कि अब उसकी अपनी रिहाइशगाह थी। उसने मातहत से कहा, उन 2 औरतों के मुताल्लिक तफसील से बताओ। वो कहने लगा, उनमें से एक औरत बड़ी खतरनाक समझी जाती है। योगा में उसे महारत हासिल है। डैगर एंड डैगर उसकी इजाज़त के बगैर उससे दिमागी राब्ता कायम नहीं कर सकते। मैंने सुना है रास्पुटीन भी उसे अपनी आंखों से सहर सदा नहीं कर सकता था। वो बहुत पुरस्कार कहलाती है। सोनिया ने रिहाइशगाह में पहुंचकर प्लास्टिक सर्जरी का जरूरी सामान लिया। मैडोना से कहा, इस मातहत के दिमाग में रहो, मैं इसके साथ उस पुरस्कार औरत के पास जा रही हूं। तुम उस मातहत के जरिए उसे जख्मी करके उसके दिमाग पर कब्जा जमा सकती हो। वो रिहाइशगाह से बाहर आ गई, कार में बैठकर उस औरत के बंगले के करीब पहुंची। फिर मातहत से कहा, ये रिवॉल्वर लो, इसे जेब में रखो और दरवाजे पर जाकर दस्तक दो। मैं उससे क्या कहूंगी? उसे पेश आने वाले खतरात से आगाह करोगे। रास्पुटीन और निकोलाई जोसेफ की मौत के मुताल्लिक बताओगे। तुम मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ कह सकते हो। वो कार से निकलकर तेजी से चलता हुआ बंगले के अहाते में पहुंचा, फिर दरवाजे के पास आकर कॉल बेल के बटन को दबा दिया। वो औरत मादाम बेरी वॉस्कॉफ कहलाती थी। इल्म नुजूम और क़ियाफ़ा शनासी में उसे कमाल हासिल था। वो पहली मुलाकात में किसी से मुसाफा करते ही उसके हाथ की नरमी, सख्ती और बनावट को देखकर उसके मुताल्लिक बहुत सी ढकी छुपी बातें बता देती थी। चेहरा पढ़कर उसका असली किरदार बयान कर देती थी। हाथ की लकीरें देखकर दुख, बीमारी और मौत की पेशिनगोई करती थी। ऐसी सलाहियतों के बाइस वो बड़ी बड़ी महफिलों में मदऊ की जाती थी। सरकारी अफसर, शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग और सियासी जिंदगी गुजारने वाले उससे मरूब रहते थे, इसीलिए उसकी इज्जत करते थे। मातहत ने दूसरी बार कॉल बेल का बटन दबा दिया। अंदर से मादाम बेरी की आवाज़ सुनाई दी, मेरे घर का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं रहता, चले आओ। वो दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर आ गया। चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। मादाम बेरी नजर नहीं आ रही थी, मगर उसकी आवाज़ फिर भी सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, तुम क्यों आए हो? इस वक्त 9:05 हुए हैं और मेरे हिसाब से 9:06 पर यहां मादाम सोनिया को आना चाहिए। मैं खाने की मेज़ पर उसका इंतजार कर रही हूं। तुम जाओ यहां से। वो फौरन ही पलटकर बाहर गया। मैडोना ने आकर शदीद हैरानी से कहा, मम्मा, वो तो हैरत अंगेज तौर पर पुरस्कार है। दावे से कहती है कि आप 9:06 पर उसके पास जाएंगी। मैं उस पेशन गोई करने वाली बेचारी को मायूस नहीं करूंगी। वो कार से बाहर आ गई। मातहत ने भी करीब आकर मैडोना की बातें दोहराईं। वो कहने लगी, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूं। वो अहाते में आ गई। वहां से बंगले की बैरूनी दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। जब उसने अंदर आकर एक दीवार घड़ी को देखा तो ठीक 9:06 हुए थे। मादाम बेरी की आवाज सुनाई दी, खुशामदीद सोनिया। सोनिया ने कमरे के एक कोशे में लगे हुए स्पीकर को देखा, फिर पूछा, क्या छुपकर खुशामदीद कहा जाता है? मैं सिर्फ तुम्हारे सामने आ सकती हूं। अगले 1 घंटे तक किसी और का सामना नहीं करूंगी, ना ही अपनी गुफ्तगू सुनाना चाहूंगी। प्लीज मेरे साथ तन्हा ये वक्त गुजारो। ठीक है। फिर उसने सोच के जरिए मैडोना से कहा, तुम जाओ, ठीक 20 मिनट के बाद आ जाना। वो चली गई। सोनिया चंद लम्हों तक खामोश रही। उसके बाद कहने लगी, तुम पुरस्कार उलूम जानती हो, लेकिन मेरे अंदर की बात नहीं जान सकती।
तुमने अंदाजे से बताया था कि मेरे दिमाग में कोई अपना वजूद है। मादाम बेरी डाइनिंग रूम का पर्दा हटाकर सामने आ गई। मुस्कुराकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली, मैं अंदर की बात जान लेती हूं। अब तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं है। सोनिया ने मुसाफा करते हुए कहा, अफसोस मैं तन्हा नहीं हूं। अपने इल्म से दोबारा अच्छी तरह मालूम करो। वो झेंप गई, फिर कहने लगी, प्लीज उसे रुखसत कर दो। मैं मजबूर हूं, उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर उसका वजूद तुम्हें गरां गुजर रहा है तो मैं चाहती हूं। ये नहीं हो सकता। मेरे इल्मी हिसाब के मुताबिक तुम यहां 1 घंटा गुजारोगी। तुम्हारा हिसाब ये भी तो कहता है कि मैं तन्हा रहूंगी, जबकि नहीं हूं। वो जबरन मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरे हिसाब में तन्हाई की शर्त नहीं है। ये मैं ज़ाती तौर पर चाहती थी कि कोई तुम्हारे दिमाग में रहकर हमारी गुफ्तगू न सुने। चलो खुश हो जाओ, मेरे दिमाग में कोई नहीं है। वो बेयकीनी से कहने लगी, अभी तुमने कहा था कि तुम तन्हा नहीं हो। बेशक अब भी तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ मेरा खुदा होता है। मादाम बेरी ने इत्मीनान की सांस ली, फिर घूर कर कहा, यहां आते ही मुझे चकरा दिया। मुझे बेजा नुमाइश पसंद नहीं है। जितनी जबान है उतना ही बोलो, जितनी नजर है वहीं तक देखो। तुम खाने की मेज पर मेरा इंतजार कर रही थी, अब खाना हमारा इंतजार कर रहा होगा। वो जल्दी से कहने लगी, हाँ हाँ हाँ, आओ खाना तैयार है। वो दोनों डाइनिंग रूम का पर्दा हटाकर आ गईं, फिर मेज के अतराफ आमने सामने बैठ गईं। मादाम बेरी ने कहा, तुम मुसलमान हो, हलाल गोश्त खाती हो। यहां सिर्फ एक डिश हलाल गोश्त की है, ये सूप ले लो। उसने सूप का प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया। सोनिया ने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, इसमें बाल पड़ गया है। उसने सब्जी की डिश उठाकर थोड़ी सी ली, फिर स्लाइस के साथ खाने लगी। बेरी सूप में चमचा हिलाकर देखते हुए पूछ रही थी, बाल कहाँ है? नजर तो नहीं आ रहा। फिर उसने दूसरी डिश उठाकर कहा, यह हलाल गोश्त है। सोनिया ने लुकमा चबाते हुए कहा, मैंने कहा ना बाल पड़ गया है। ताज्जुब है, क्या तुम्हें गोश्त की हर डिश में बाल नजर आ रहा है? साफ जाहिर है कि तुम बन रही हो। मुझे बनावट पसंद नहीं है। हराम गोश्त की 2 डिशों के दरमियान हलाल गोश्त की एक डिश रखी हुई हो तो उसमें बाल पड़ जाता है। बाल पड़ने का मतलब है नामालूम सा नुक्स पैदा हो जाना। बेहतर है मुझे सब्जी पर गुजारा करने दो। बेरी ने इसरार नहीं किया, खामोशी से खाती हुई सोचने लगी। जैसा सुना था वैसी ही है, अपनी गहराई का पता चलने नहीं देती। यहां सारी हराम गोश्त की डिशें हैं और ये कमबख्त कितनी सफाई से बच निकली है। वैसे मेरा नाम भी बेरी है, मेरे सामने कहां तक बची रहेगी? सोनिया ने गोश्त की एक डिश उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सॉरी, मैं खाने के आदाब भूल गई थी। तुमने मेरी तरफ डिश बढ़ाई थी, मुझे भी इसी तरह पेश करना चाहिए। बेरी ने मुस्कुराते हुए डिश ली, उसमें थोड़ा सा सालन लिया, फिर एक लुकमा मुंह में लेकर कहा, तुमने ठीक कहा था, जितनी जबान हो उतना ही बोलना चाहिए। मेरे पास जितना इल्म है उसी के मुताबिक बोल रही हूं। तुम मुझे हलाक करके मेरी जगह लेने आई थी, क्योंकि डैगर एंड डैगर तुम्हें तातियाना बनकर नहीं रहने देंगे, तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे। हाँ, तुम्हारा ये इल्म दुरुस्त है। फिर तुमने अभी तक मुझे हलाक क्यों नहीं किया? इसका जवाब भी अपने इल्म से पूछ लो। वो लुकमा चबाते हुए कहने लगी, मैं फूंक फूंक कर कदम उठाती हूं। मेरा पुरस्कार इल्म कह रहा था कि अगर मैंने बचने की तदबीर ना की तो तुम मेरी तमाम इल्मी सलाहियतों का जनाजा निकाल दोगी, और अगर मैंने चालाकी दिखाई तो तुम मेरी और सुपर मास्टर की मुट्ठी में ऐसे आओगी कि फिर कभी निकल नहीं पाओगी। सोनिया ने एक हाथ से सर को थाम लिया। उसकी पलकें झुक रही थीं और वो जबरन आंखें खोले रखने की कोशिश कर रही थी। मादाम बेरी ने हंसते हुए कहा, हमें मालूम है कि तुम सिर्फ बाबा साहब के इदारे में गोश्त खाती हो, बाकी हर जगह तुम्हें बाल नजर आता है। इस हिसाब से मैंने सब्जी की सिर्फ एक डिश रखी और इसमें नशे की दवा मिलाती। तुम सीधी तरह कभी काबू में ना आती। अब नशे से कमजोर होने वाले दिमाग पर डैगर एंड डैगर कब्जा जमाएंगे और तनवीमी अमल के जरिए तुम्हें अपनी मामूला बनाकर रखेंगे। तुम्हें तातियाना ही के रूप में रखकर तुम्हारे जरिए जोजो और मारिया को यहां से ले जाया जाएगा। उसकी बातों के दौरान मैडोना आ गई थी और सोनिया से पूछ रही थी, क्या आप डैगर एंड डैगर की मामूला बन जाएंगी? सोनिया ने कहा, मेरी अहम बातें याद रखो। आधे घंटे बाद मादाम बेरी का दिमाग बेहिस हो जाएगा, तुम उसे अपनी मामूला बनाओगी। दूसरी अहम बात यह है कि अब मेरे पास आने से पहले जनाब शेख साहब से पूछ लेना, वो इजाजत दें तो आना, वरना मुझसे दूर रहना। अब जाओ। वो चली गई। मादाम बेरी को हिचकियां आ रही थीं। उसके पुरस्कार इल्म ने दुरुस्त बताया था कि उसने बचने की तदबीर ना की तो सोनिया उसकी तमाम इल्मी सलाहियतों का जनाजा निकाल देगी। उसे हिचकियां इसलिए आ रही थीं कि गोश्त के सालन में गड़बड़ हो गई थी।
सोनिया ने वो डिश पेश करने के दौरान अपनी अंगूठी से एक सफूफ सालन में गिरा दिया था। वो ऐसी दवा थी जो नामालूम तौर पर दिमागी तवानाई को कम कर रही थी। अभी वो नॉर्मल थी। उसने पानी पीते वक्त पराई सोच की लहर महसूस की। एक डैगर ने कोड वर्ड्स अदा करके पूछा, मादाम बेरी, क्या ख्याल है? क्या मैं इसके दिमाग में जाऊं? वो हंसते हुए बोली, आओ सनम, जाओ सनम, घर तुम्हारा है। मैंने इस घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अब मैं इत्मीनान से खाना खाकर सोने जाऊंगी। सोनिया को दूसरे बेडरूम में तनवीमी नींद सुला देना। अब जाओ। वो चला गया। थोड़ी देर बाद ही सोनिया ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं यहां से नहीं उठूंगी। ये कहते ही वो बेख्तियार उठकर खड़ी हो गई। दोनों डैगर उसके दिमाग में थे और खुश हो रहे थे कि उनके उठाते ही वो खाने की मेज में से उठ गई है। एक डैगर ने कहा, तुम एक तवील अरसे तक नाकाबिले शिकस्त बनकर रहीं। आज हम तुम्हें तोड़ फोड़ कर रख देंगे। चलो। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा दिमाग कमजोर नहीं है। कोई मेरे अंदर नहीं आ सकता। चले जाओ यहां से, चले जाओ। वो कह रही थी मगर खुद उनकी मर्जी के मुताबिक एक बेडरूम की तरफ जा रही थी। बैरी फातिहाना अंदाज में मुस्कुराकर ये तमाशा देख रही थी। ऐसे ही वक्त के लिए उसने सोनिया से कहा था कि वो 1 घंटे तक तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहती है ताकि मैडोना या आर्मर उसके दिमाग में रहकर उसके बचाव की तदबीर न कर सकें। और अब सोनिया की बेबसी बता रही थी कि वो वहां तन्हा है, कोई उसका यार व मददगार नहीं है। और सोनिया ने वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि खुदा उसके साथ होता है। वो फ्लाइंग मशीन में दूर तक परवाज नहीं करना चाहता था। एक तो रसवंती उसे परेशान कर रही थी, दूसरे अंदेशा था कि दुश्मन के हेलीकॉप्टर किसी वक्त भी उसे घेर सकते हैं। उसने तकरीबन 10 मील दूर एक पहाड़ी के दामन में फ्लाइंग मशीन को उतार दिया। वो उसे बड़ी बड़ी चट्टानों के साए में छुपाना चाहता था ताकि हेलीकॉप्टर वाले परवास के दौरान उसे न देख सकें। नीचे उतरते ही रसवंती एक समत भागने लगी। अली तैमूर ने मशीन को बंद करके आवाज दी, मामा रुक जाइए, ये नादानी है। इस जंगल में आप तनहा कहाँ जाएंगी? वो जैसे सुन नहीं रही थी, भागती जा रही थी। बेटे ने पीछा किया, फिर जल्दी समझ गया कि पीछा करने से वो और तेज भागती है। ऐसे में गिरेगी तो उसे सख्त चोटें आएंगी। उसने फौरन ही रस्सी का फंदा बनाकर फेंका। बचपन से जवानी तक की ट्रेनिंग काम आ रही थी। फंदे ने मां को जकड़ लिया। वो रिहाई पाने के लिए जिद्दोजहद करने लगी, लेकिन नाकाम हो रही थी। बेटा रस्सी खींच रहा था और वो खींचती आ रही थी। फिर झुंझलाकर बोली, मुझे कब तक कैदी बनाकर रखोगे? वो फंदा निकालते हुए कहने लगा, मैं तो आजाद रखता हूं। आप खुद ही दुश्मनों की कैद में जाना चाहती हैं। काश कोई मौजज़ा होता और मेरी बातें आपकी समझ में आ जाती। मैं नन्ही बच्ची या नादान औरत नहीं हूं। टेलीपैथी जानती हूं। मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यह है कि तुम बीमार पड़ जाओ या जख्मी हो जाओ। फिर मैं तुम्हारे दिमाग में जलजले पैदा करूंगी तो मैं तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। वो मशीन को खींचता हुआ चट्टानों के साए में ले गया। करीबी झाड़ियां काट काट कर उस पर डालने लगा ताकि वो हर तरफ से छुप जाए। उसी वक्त दूर से हेलीकॉप्टरों की आवाजें आने लगीं। अली ने रिवॉल्वर का रुख मां की तरफ किया, फिर कहा, आप यहां से नहीं जाएंगी। आप यहां साए में चली आए। नहीं आऊंगी। ये अच्छी तरह समझ गई हूं कि तुम मुझे कभी जान से नहीं मारोगे, सिर्फ धमकियां देते रहोगे। वो अपने गले से सफेद स्कार्फ खोलकर आसमान की तरफ लहराने लगी। तारीकी में बहुत दूर तक हेलीकॉप्टर जमीन की जानिब सर्च लाइट की रोशनी फेंकते आ रहे थे। अली ने मां को पकड़कर खींचा, फिर उसे जबरन चट्टानों के साए में ले आया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीखने लगी, मैं यहां हूं, चट्टानों के साए में हूं। इधर सर्च लाइट से देखो, तुम्हें जमीन पर कुछ नजर आएगा। उसने समझाया, प्लीज मामा, कुछ तो अकल से काम लें। हेलीकॉप्टरों के पंखों के शोर में आपकी आवाज यहीं दबकर रह जाती है। क्यों अपने हलक में खराशे डाल रही हैं? लेकिन वो चीखती जा रही थी, देखो, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, तुम्हें जमीन पर कोई चीज नजर आएगी। अली ने पहले उसकी चीखों पुकार पर गौर नहीं किया था। फिर उसने चौंक कर जरा दूर घास पर देखा। वहां मां का सफेद स्कार्फ नजर आ रहा था। वो परेशान हो गया। अब इतना वक्त नहीं था कि वो मां को गिरफ्त में रखकर चट्टान के साए से निकलता और स्कार्फ उठाकर ले आता। हेलीकॉप्टर करीब आ गए थे। सर्च लाइट से उस इलाके को दूर तक रोशन कर रहे थे और उनकी रोशनी सब्ज घास पर पड़े हुए स्कार्फ पर से गुजरती जा रही थी। कोई जरूरी नहीं था कि बुलंदी से रात को वो स्कार्फ नजर आ जाता, लेकिन बुलंदी और पस्ती के फासले दूरबीन से सिमट जाते हैं। अली तैमूर समझ रहा था कि हर हेलीकॉप्टर में एक शख्स दूरबीन आंखों से लगाए बैठा होगा। इस ख्याल की तस्दीक होने लगी। एक हेलीकॉप्टर उनकी चट्टानों के ऊपर दायरे की सूरत में परवास करने लगा। वो वायरलेस के जरिए दूसरे हेलीकॉप्टर वालों को भी उस स्कार्फ के मुताल्लिक बता रहा होगा। 5 मिनट के बाद ही वो सब परवास नीची करते हुए
एक दूसरे से काफी फासला रखते हुए उतरने लगे। अली ने उसे एक तरफ खींच कर ले जाते हुए कहा, आपने ये नई मुसीबत पैदा कर दी है, खुदा के लिए जल्दी चलें। वो कदम बढ़ाना नहीं चाहती थी। थोड़ी दूर तक घिसटती हुई गई, फिर वो उसे कांधे पर लाद कर दौड़ने लगा। हेलीकॉप्टर की गर्दिश करते हुए तमाम पंखे थम गए थे। गहरी खामोशी छा गई थी। ऐसे में रसवंती ने चीख कर कहा, मैं इधर हूं, मुझे बचाओ। अली तैमूर रुक गया। मां की आवाज जंगल के सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थी। वो चाहता तो उसके मुंह पर कपड़ा बांध सकता था, किसी तरह जबरन ले जा सकता था, लेकिन वो कदम कदम पर मुसीबत बनने की कसम खा चुकी थी। उसने अचानक ही मां का बाजू छोड़ते हुए कहा, जाइए, दुश्मनों में जाइए, लेकिन याद रखिए आपकी डोर मेरे हाथों में है, आप पतंग की तरह वापस आ जाएंगी। ये कहते ही वो उसे छोड़कर भागता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। रसवंती कुछ देर तक गुमसुम खड़ी सोचती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जान की बाजी लगाकर यहां तक लाने वाला, हर कदम पर खतरा से खेलने वाला उसे छोड़ गया है। जब उसे यकीन आया तो वो चीख मारकर सर्च लाइट्स की तरफ दौड़ती हुई जाने लगी। मैं आ रही हूं, कोई फायर ना करे, वो मुझे छोड़कर भाग गया है, कोई गोली ना चलाए, मैं आ रही हूं। हेलीकॉप्टरों से उतरने वाले आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए। उनमें से कुछ दूरबीन लगाकर देखने लगे। एक फौजी अफसर ने आंखों से दूरबीन हटाकर कहा, वो आ रही है, अकेली है, उसके दाएं बाएं या पीछे दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। रोशनी दूर तक फेंको, उस जवान को भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तमाम सर्च लाइट जरा ऊपर होकर दूर तक रोशनी फेंकने लगी, मगर हर तरफ वीरानी थी, वो नजर नहीं आ रहा था। अफसर ने हुक्म दिया, दाएं बाएं पहाड़ों पर चढ़ते जाओ। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कितने ही मुसल्लह फौजी घेरा डालने के लिए दाएं बाएं पेशकदमी करने लगे, लेकिन वो रसवंती की तन्हाई का यकीन करने में देर करते रहे थे। अली तैमूर तारीकी में दूर तक दौड़ता गया था। इतनी दूर तक फौजियों को आने में काफी वक्त लग सकता था। वो दाएं तरफ घूमकर हेलीकॉप्टरों की तरफ दौड़ने लगा था। दुश्मन ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक तन्हा जवान दूर भागने के बाद घूमकर पीछे से हमला करने आएगा। वो अफसर चंद जवानों के साथ तेजी से चलता हुआ रसवंती के पास आ गया। फिर अदब से कहने लगा, देवी जी, थैंक्स गॉड, हमने फिर आपको पा लिया है। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गया है? वो पहाड़ की बुलंदी की समत इशारा करते हुए बोली, उधर गया है, वो ज्यादा दूर नहीं होगा, उसे जिंदा न जाने दो। कम वक्त मुझे जंगलों में दौड़ाता रहा और मां भी कहता रहा। अफसर ने हंसते हुए कहा, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो बेटा होता तो मां को छोड़कर कभी न भागता। औलाद तो मां के लिए क़यामत बर्पा कर देती है। उसकी बात खत्म होते ही क़यामत आ गई। एक जबरदस्त धमाके की आवाज के साथ हेलीकॉप्टर के परखचे उड़ने लगे। कितने ही शोले उड़ते हुए दूर तक आतिशबाजी का समा पेश कर रहे थे। वो रसवंती को साथ लेकर दूर भागने लगे, दरख्तों की आड़ में छुपने लगे ताकि हेलीकॉप्टर के जलते हुए टुकड़ों से महफूज रह सकें। अफसर ने रसवंती से कहा, आप वहां तक मेरे साथ दौड़ती चलें, फिर हम चट्टानों की आड़ लेकर किसी एक हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएंगे। रसवंती उसके साथ दौड़ने लगी। चंद कदम जाने के बाद ही वो चीख मारकर औंधे मुंह गिर पड़ी, क्योंकि फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ था और दूसरे हेलीकॉप्टर के टुकड़े काफी बुलंदी तक जाकर वापस आ रहे थे। कितने ही फौजी जवानों की चीखें सुनाई दे रही थीं। जो दाएं बाएं पहाड़ी पर गिर गए थे वो पलटकर आ रहे थे, क्योंकि उनका दुश्मन एक ही था और उसकी मौजूदगी हेलीकॉप्टरों के आसपास जाहिर हो रही थी। वो वहीं कहीं छुपा हुआ था। अफसर ने कहा, देवी जी प्लीज हौसला करें, उस करीबी चट्टान की तरफ चलें, कोई जलता हुआ टुकड़ा आप पर आ सकता है। वो घास पर रेंगती हुई झुंझलाकर कहने लगी, ये क्या हो रहा है? एक छोकरा तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा है? क्या यही मेरी हिफाजत हो रही है? मैं यहां मर जाऊंगी, आपको सही सलामत यहां से ले जाएंगे। वो शैतानी दिमाग रखता है, हमसे मुकाबला करने के बजाय हेलीकॉप्टरों को तबाह कर रहा है ताकि हम आपको यहां से न ले जा सकें। वो ट्रांसमीटर ऑन करके हुक्म देने लगा, बाकी दोनों हेलीकॉप्टरों को फौरन पहाड़ी की बुलंदी पर ले जाओ, मैं देवी जी को उधर ले जा रहा हूं। ऑल राइट सर, मैं एक हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। जॉन पीटर दूसरे हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा है। राब्ता खत्म हो गया। अफसर ने कहा, देवी जी धमाके बंद हो गए हैं, अब खतरा नहीं है, आप मेरे साथ पहाड़ी पर चलें। दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर का पंखा गर्दिश करने लगा था। इसका मतलब था कि वो परवाज करने ही वाला था। रसवंती सहमी हुई उसे देख रही थी। 2 धमाकों और 2 हेलीकॉप्टरों की तबाही के बाद दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अफसर ने कहा, प्लीज मेरे साथ चलें। उसने हाथ पकड़ा। वो हाथ छोड़ाकर खौफ से चीखती हुई बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उस लड़के की मौत से रिश्तेदारी है, वो तुम सबके लिए मौत भेजता रहेगा। तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं भी मर जाऊंगी। आप खामखा सहम गई हैं। वो देखिए, वो परवास कर रहा है। हेलीकॉप्टर जमीन से बुलंद हो गया था, दरख्तों से ऊंचा हो गया था। उसी लम्हे फिर कयामत आ गई।
रसवंती आंखें बंद करके चीखने लगी, दोनों मुट्ठियों में सर के बालों को जकड़कर झुकने लगी, अपने घुटनों में मुंह छुपाने लगी। अब तबाही का मंजर देखने का उसमें हौसला नहीं था। वो अफसर आंखें फाड़े चंद लम्हों तक सकते की हालत में आसमान की तरफ देखता रहा, फिर चीख चीख कर कहने लगा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या एक दुश्मन को तलाश नहीं कर सकते? जबकि मालूम है वो हेलीकॉप्टरों के पास है। अब उसे आखिरी हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने ना दो। एक मुसल्ला जवान दौड़ता हुआ आया, फिर कहने लगा, सर वो शुरू से किसी हेलीकॉप्टर के पास नहीं था। मालूम होता है उसके पास कई टाइम बॉम्ब हैं। वो एक एक बॉम्ब एक एक हेलीकॉप्टर में कहीं डालकर दूर चला गया है। वो बॉम्ब अपने वक्त पर ब्लास्ट हो रहे हैं। अब उस आखिरी हेलीकॉप्टर की बारी है। अफसर ने कहा, आखिर वो कितनी दूर गया होगा? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं आ रहा है? क्या हम चौथी तबाही का इंतजार करते रहेंगे? मैं कह सकता हूं जनाब, पायलट जॉन पीटर उस हेलीकॉप्टर में जाने से इनकार कर रहा है। जॉन पीटर तो क्या कोई भी जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाएगा। ना जाओ, कोई ना जाओ, मगर उस एक दुश्मन को तो पकड़ो। हम सुपर मास्टर को क्या जवाब देंगे? हमारे लिए शर्म से डूब मरने की बात है। वो बोलते बोलते रुक गया। मुसलसल फायरिंग की आवाजें गूंजने लग गई थी। जंगल की तारीकी में नन्हे नन्हे शोले लपक रहे थे। अफसर ने कहा, वो नजर आ गया। फायरिंग और जवाबी फायरिंग हो रही है। जाओ उसे चारों तरफ से घेर लो। उसके आसपास खड़े हुए सिपाही दौड़ते हुए उधर जाने लगे। 1 मिनट बाद ही खामोशी छा गई। रसवंती सहमी हुई सवालिया नजरों से उधर देख रही थी, जहां फायरिंग के नतीजे में शोले लपक रहे थे। वहां घुप अंधेरा छा गया था। उसने पूछा, ये फायरिंग क्यों बंद हो गई है? क्या वो पकड़ा गया है? क्या मारा गया है? अफसर भी बड़ी बेचैनी से उधर देख रहा था। उसने पूछा, वहां फायरिंग क्यों रुक गई है? बड़ी देर तक तजस्सुस बढ़ाने वाली खामोशी रही। फिर एक जवान ने आकर कहा, सर हमारे 15 जवान मारे गए हैं। उनमें से एक जख्मी दम तोड़ते हुए कह रहा था, वो इंसान का नहीं बंदर का बच्चा है, घने दरख्तों से फायदा उठा रहा है। अब दूसरी जगह नन्हे शोले दिखाई दे रहे थे। सर वो दूर है, मगर हेलीकॉप्टर में कहीं टाइम बॉम्ब रख कर गया है। क्या पता मेरे वहां पहुंचते ही वो फट पड़े। आप जरा इंतजार कर लें। वो गिरफ्तार होगा तो उसे अजियतें देकर टाइम बॉम्ब के मुतालिक मालूम कर लिया जाएगा। रसवंती ने कहा, वो दुरुस्त कह रहा है, पहले उसे गिरफ्तार होने दो। जब तक यकीन नहीं होगा उसमें टाइम बॉम्ब नहीं है, तब तक मैं उसमें सवार नहीं होंगी। वो सब इंतजार करने लगे। एक अकेले दुश्मन को गिरफ्तार करने में अगरचे दुश्वारी हो रही थी, लेकिन यकीन था कि वो बचकर नहीं जाएगा। आखिर तकदीर उसे कहां तक बचाएगी? मौत के सामने तकदीर भी हार जाती है। फायरिंग होती थी, फिर खामोशी छा जाती थी। पुरस्कार सन्नाटे के बाद कहीं ना कहीं से गोलियां चलने लगती थीं। किसी मरने वाले की चीख सुनकर दिल कहता था वो मारा गया है, लेकिन फिर फायरिंग की आवाज मायूस कर देती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। वो अकेला सिपाही न हथियार टाल रहा था, न वहां से जान बचाकर भाग रहा था। उसके जंग लड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो लोग मां को छोड़कर न गए तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक को खत्म करता जाएगा। वो जंग अंधेरा होने के बाद शुरू हुई थी। अब आधी रात गुजर चुकी थी। उसे तलाश करने के लिए कई बार ट्रेसर गोलियां आसमान की जानिब चलाई गई थीं। वो गोलियां बहुत बुलंदी पर जाकर फटने के बाद दूर तक जंगल को दिन के उजाले की तरह रोशन कर देती थीं। हद्दे नजर तक एक एक दरख्त, चट्टान और पत्थर नजर आते थे, लेकिन वो दिखाई नहीं देता था। अफसर ने परेशान होकर कहा, मैं नहीं मानता, एक छोकरा हमारे साथ इतनी तवील जंग लड़ रहा है, उसके साथ टेलीपैथी वाले जरूर होंगे। रसवंती ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो मुझे अपनी मां समझेगा? बेशक इसीलिए वो आपके लिए खतरात से खेल रहा है। वो कहते कहते रुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बात बदल कर कहने लगा, मेरा मतलब है आप उसकी कुछ नहीं लगती, लेकिन वो खामखा आपको मां कहता है। यही तो पूछ रही हूं, वो ऐसा क्यों कहता है? ये उसकी बदमाशी है। वो आपको मां कहकर आपकी ममता को भड़काना चाहता है, क्योंकि हर औरत के अंदर एक मां छुपी होती है। वो बहुत चालाक है। हाँ, वो मैं क्या कह रहा था? सिपाही ने याद दिलाया, देवी जी मेरे दिमाग में आकर बोलेंगी। अफसर ने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, हाँ देवी जी, आप जरा रिहर्सल कर लें, उसके दिमाग में जाकर बोलें, बेटा फायरिंग रोक दो, मैं तुम्हारे नजदीक हूं। रसवंती ने सिपाही के अंदर पहुंचकर उसकी जबान से बोलना शुरू किया। वो नस्वानी आवाज में और उसके लहजे में कहने लगी। अफसर ने उससे कहा कि ठीक है, तुम फौरन इधर आ जाओ, फायरिंग की परवाह ना करो, वो देवी जी की आवाज सुनकर तुम पर गोली नहीं चलाएगा। सिपाही दौड़ता हुआ उधर आया जहां फायरिंग हो रही थी। रसवंती उसके अंदर मौजूद थी। जब वो एक पत्थर की आड़ में पहुंचा तो वो उसकी जबान से बोली, बेटा फायरिंग रोक दो, मैं तुम्हारे नजदीक हूं। चंद सेकंड्स के बाद फायरिंग रुक गई। सिपाही पत्थर की आड़ से निकल गया। रसवंती ने कहा, देखो मैं आ रही हूं।
मुझे बताओ तुम कहाँ हो। उसी वक्त ठाई से गोली चली। वो सिपाही उछलकर गिर गया, फिर ठंडा पड़ गया। रसवंती ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर अफसर को देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे मुखातिब किया था, उसने सिपाही को गोली मार दी। ये इस बात का सबूत है कि आप उसकी मां नहीं हैं। अगर सचमुच मां होती तो वह कभी गोली ना चलाता। ये बात नहीं है। मैं ये कहना भूल गई थी कि उसके पास एंटी डार्क लेंसेज हैं। वो अंधेरे में साफ तौर पर देख लेता है। उसने सिपाही को मेरी आवाज पर बोलते देख लिया होगा। अफसर परेशान होकर एक पत्थर पर बैठ गया। क्या मुसीबत है। फरहाद मर गया, औलाद हमारे लिए छोड़ गया, भुगतने के लिए हम रह गए हैं। वो कहने लगी, तुम कैसे फौजी अफसर हो? क्या मुर्दे को कोसने से हारी हुई जंग जीत जाओगे? अभी मैंने ये जंग नहीं हारी है। इससे बड़ी शिकस्त और क्या होगी कि तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है और तुम मुझे उससे छीन कर नहीं ले जा सकते। वो चौंक कर खड़ा हो गया, फिर कहने लगा, ओ गॉड, वो छोकरा इतनी देर से हमें बेवकूफ बना रहा है। आखिर उस आखिरी हेलीकॉप्टर में टाइम बम होता तो अब तक तबाह कर चुका होता। तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं। देवी जी, आप मेरे साथ चलें। कहाँ चलूं? आपको हेलीकॉप्टर में यहां से ले जाऊंगा। हरगिज नहीं, पहले उसे गिरफ्तार करो, या चंद सिपाहियों से कहो कि हेलीकॉप्टर के अंदर और बाहर अच्छी तरह टाइम बॉम्ब तलाश करें। उनकी तलाश के दौरान मैं किसी के दिमाग में रहकर इत्मीनान करूंगी, फिर सवार होने जाऊंगी। उसने सिर्फ आपके नहीं, सिपाहियों के दिलों में भी दहशत बिठा दी है। 3 हेलीकॉप्टरों को तबाह करके एक को छोड़ दिया है। ऐसे में कोई नहीं जाएगा। उसकी नफसियाती मार को समझें और मेरे साथ चलें। तुम जाओ, मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर देखूंगी कि वहां पहुंचकर जिंदा रहते हो या नहीं। वो सोच में पड़ गया। वहां पहुंचकर मौत भी मिल सकती थी और कामयाबी भी हासिल हो सकती थी। मौत का यकीन नहीं था क्योंकि हेलीकॉप्टर अभी तक सलामत नजर आ रहा था। वो सोचते सोचते उधर जाने लगा। पायलट जॉन पीटर एक चट्टान के पीछे खड़ा हुआ था। उसने पूछा, सर, क्या आप हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं? हाँ, जा रहा हूं। वो साथ चलते हुए कहने लगा, अब मुझे यकीन हो गया है उस हेलीकॉप्टर को कोई खतरा नहीं है। मैं पायलट हूं, मैं ही उसे ले जाऊंगा। आप देवी जी को ले आए। अफसर ने बताया कि वो दिमाग में मौजूद है और पहले अपना इत्मीनान करना चाहती है। वो दोनों हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे। उनसे दूर वक्फे वक्फे से फायरिंग जारी थी। गोलियां उनकी तरफ नहीं आ सकती थीं। वो पेंसिल टॉर्च की रोशनी में हेलीकॉप्टर को अंदर और बाहर से अच्छी तरह देखने लगे। हर वो जगह देखी गई जहां टाइम बॉम्ब को छुपाया जा सकता था। फिर पायलट ने अपनी सीट पर आकर डैशबोर्ड पर नजर डाली, झुककर पेंसिल टॉर्च की रोशनी में देखा, फिर कहा, वो सचमुच शैतान है। यहां से पुर्जे निकाल कर ले गया है। उन पुर्जों के बगैर परवाज मुमकिन नहीं है। अफसर ने कहा, उसने इसे तबाह नहीं किया। इसका मतलब है हम पर गालिब आकर देवी जी को इसमें ले जाना चाहता है। रसवंती ने सोच के जरिए कहा, मैं नहीं जाऊंगी। इसे तबाह कर दो या इसके कुछ पुर्जे निकाल लो। वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उन्होंने भी पुर्जे निकाल लिए। अब कोई एक दूसरे से पुर्जे हासिल किए बगैर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो दोनों हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए। चारों तरफ कब्रिस्तान जैसी गहरी खामोशी छाई हुई थी। एक ही सर्च लाइट रह गई थी, जिसकी रोशनी में दूर दूर तक लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। जंगल के सूखे पत्ते चल रहे थे। खुश्क झाड़ियों से धुआं उठ रहा था। अचानक खामोशी टूट गई। ठाई की आवाज से गोली चली। पायलट जॉन पीटर लड़खड़ाया, फिर अफसर से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। अफसर उछलकर पीछे गया। उसके बाद दौड़ता हुआ दरख्त की आड़ में आ गया। दिल धड़क धड़क कर कह रहा था, अली करीब ही है, लेकिन कहाँ है? उसने आवाज दी, जॉन पीटर, जॉन। एक ही गोली ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। उसने दूसरे फौजी जवानों को आवाज दी, डेविड, जेरोल्ड, विल्सन, शॉबर्ट, तुम लोग कहाँ हो? ये खामोशी क्यों है? उस पर गोलियां बरसाओ। उसे जाने न दो। उसे चारों तरफ से घेर लो। खचाक की आवाज के साथ एक तीर आकर उस दरख्त के तने में पेवस्त हो गया जहां वो खड़ा हुआ था। उसके हलक से चीख निकल गई। वो वहां से भागकर दूसरे दरख्त की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचते ही दूसरा तीर उस दरख्त में आकर घुप गया। उसके हलक से आवाज निकली, ओ नो! वो दहशत के मारे चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा। अली नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो अली को नजर आ रहा था। इसीलिए कहीं छुपने जाता था तो मौत पहले वहां पहुंच जाती थी। वो चारों तरफ घूमकर चीख चीख कर पुकारने लगा, तुम लोग कहाँ हो? मेरी मदद के लिए आओ। तुम सब कहाँ मर गए हो? वो जिन्हें पुकार रहा था वो मुर्दा नजर आ रहे थे। अगर कोई जिंदा होता तो शायद मदद के लिए आता, या कम से कम दूर ही से अपनी जिंदगी का सबूत देता और उसकी तसल्ली करता कि वो तन्हा नहीं है। देखा जाए तो अब बराबर का मुकाबला था। वो भी एक था और दुश्मन भी एक ही था।
मगर वो कहाँ था? अचानक एक दरख्त की शाखों और पत्तों में हलचल सी हुई। फिर उसकी बुलंदी से वो छलांग लगाता हुआ आया और थप से उसके सामने जमीन पर पहुंचकर खड़ा हो गया। अफसर को यूं लगा जैसे मौत आसमान से आई हो। वो लड़खड़ा कर पीछे गया, फिर एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। गिरते ही रिवॉल्वर निकालकर फायर किया। इससे पहले वो छलांग लगाकर पत्थर के ऊपर गया, वहां से उसके सर पर पहुंचा। फिर एक ठोकर में उसके हाथ से रिवॉल्वर गिरा दिया। उसने जल्दी से करवट बदलकर जमीन पर पड़े हुए रिवॉल्वर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ठोकर ने उस रिवॉल्वर को बहुत दूर फेंक दिया। मौत सर पर पहुंच गई थी। अली अपने रिवॉल्वर से उसके सर का निशाना ले रहा था। वो किड़किड़ा कर कहने लगा, मुझे न मारो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। तुम्हारी जिंदगी के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। हारे हुए सिपाही की वर्दी, तमगे और इख्तियारात किसी काम नहीं आते। फिर तुम किस काम आओगे? मैं देवी जी को कसम खाकर बताऊंगा कि तुम उनके बेटे हो। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें अपना दूध पिलाया है। उन्होंने फरात अली तैमूर से बेपनाह मोहब्बत की थी, उसकी मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया था। वो हिंदू नहीं मुसलमान है। सुपर मास्टर बदतरीन दुश्मन है। वो फरात की पूरी फैमिली को देवी जी की टेलीपैथी के जरिए खत्म कर देना चाहता है। वो अपने इरादों में कामयाब हो रहा है। उसने तुम्हारी सगी मां को अपने ही बेटे का दुश्मन बना दिया है। मां के हाथों से तुम्हें कत्ल कराना चाहता है। रसवंती उनसे थोड़े फासले पर चट्टान के साए में खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही थी। इससे पहले उसके दिमाग में रहकर उसके चोर ख्यालात भी पड़ चुकी थी, और उसके चोर ख्यालात से भी पहले जितने सुपर मास्टर के खास आदमी अली से टकराने आए, रसवंती ने उनके ख्यालों को भी पढ़ा। शुरू से अब तक सबकी सोचें यही बताती थीं कि अली उसका अपना बेटा है और सुपर मास्टर फराज से इंतकाम लेने के लिए शैतानी चालें चल रहा है। अली तैमूर ने अपनी मां की तरफ घूम कर देखा, फिर कहा, मामा आप सुन रही हैं? इससे पहले भी सुपर मास्टर के कितने ही अहम अफराद ने आपके सामने सच्चाई बयान की है। मैं मानता हूं उन्होंने शिकस्त खाने के बाद मौत के सामने यह बयान दिया है। आपके ख्याल में उन्होंने खौफ से झूठ कहा होगा, लेकिन सबका झूठ एक ही बात क्यों कहता है कि मैं फराद का खून और रसवंती का दूध हूं। जब दुनिया का हर शख्स एक ही झूठ बोले तो वो झूठ नहीं रहता, लोगों के अंदर छुपा हुआ सच होता है। उसकी बातों के दौरान वो अफसर जमीन पर रेंगता हुआ दूर जा रहा था। फिर वो रिवॉल्वर उठाकर अली पर गोली चलाना चाहता था, लेकिन सोच पैदा हुई, अभी नहीं, पहले मुझे दरख्त या चट्टान की आड़ में जाना चाहिए, वरना ये जवाबी फायर करेगा। वो दौड़ता हुआ एक दरख्त के पीछे गया। अली ने पलटकर उसे देखा। वो फातिहाना अंदाज में कहने लगा, खबरदार, अपनी जगह से हरकत ना करना। तुम खुली जगह खड़े हुए हो, मेरी गोली तुम्हें लगेगी, लेकिन तुम्हारी गोली मेरी तरफ नहीं आएगी। फिर वो रसवंती से कहने लगा, देवी जी, मैं इसे जख्मी कर रहा हूं, इसके बाद ये आपको दिमाग में आने से नहीं रोक सकेगा। आप इसके साथ जैसा सलूक करना चाहेंगी और जिस तरह तड़पा तड़पा कर मारना चाहेंगी, मार सकेंगी। रसवंती चट्टान के साए से निकलकर दोनों के सामने खुले मैदान में आई। अफसर दरख्त के पीछे से निकलते हुए बोला, अरे ये मैं खुली जगह क्यों आ रहा हूं? नहीं, मैं इसी दरख्त के पीछे छुपा रहूंगा। देवी जी मेरी मदद करें, शायद इसके टेलीपैथी जानने वाले साथी मुझे मजबूर कर रहे हैं। रसवंती बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर उसे देख रही थी। अपना रिवॉल्वर अपनी कनपटी की तरफ ले जाते हुए वो कह रहा था, ये मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। नहीं, मैं खुद को गोली नहीं मारूंगा। अली तैमूर खामोश खड़ा मां को देख रहा था। उसे अच्छी तरह यकीन था कि मैडोना और आर्मर उस अफसर को मजबूर नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा करते तो वो पहले अली के पास आते, फौजियों से लड़ने में उसकी मदद करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने रिवॉल्वर की नाल को अपनी कनपटी से लगा लिया था और मौत को दहशत से कांपते हुए कह रहा था, फॉर गॉड सेक, मुझे बचा लो। देवी जी, तुम कैसी टेलीपैथी जानने वाली हो? तुम्हारे सामने मेरी पूरी फौज मर गई और तुम पत्थर की देवी बनी देखती रही। अब मेरी मौत का तमाशा भी देख रही हो। अरे मेरे दिमाग में आने वालों, मैं इस देवी जी पर लानत भेजता हूं। मुझे जिंदा रहने दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। मेरी वफादारी को एक बार आजमा कर देख लो। रसवंती ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे अंदर कोई नहीं है, मौत है, सिर्फ मौत है। ट्रैगर दबाओ और रुखसत हो जाओ। ट्रैगर पर उंगली का दबाव बढ़ गया। ठाए से गोली चलने की आवाज दूर तक गूंजती चली गई। फौज का आखिरी सिपाही, आखिरी अफसर भी खत्म हो गया। उनके आने से पहले भी मां बेटे थे। उनके जाने के बाद वहां तक फैली हुई लाशों के दरमियान मां बेटे ही रह गए। बेटे ने कहा, मामा, मैं जानता हूं इसे आपने खत्म किया है। खुदा का शुक्र है पहली बार आपने मेरी जंग लड़ी है और इस जंग के आखिरी सिपाही को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। अब मुझे एक बार अपनी जबान से बेटा कहते हैं।
वो आगे बढ़ता हुआ करीब आना चाहता था। वो पीछे हटकर कहने लगी, मुझसे दूर रहो। मेरी समझ में नहीं आता मैं किस दुनिया में पैदा हुई हूं। मुझे किसी रिश्ते का, किसी दोस्ती का और किसी दुश्मन का पता नहीं चलता। आप कोशिश करेंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अचानक रसवंती की आंखों में आंसू आ गए। वो झुंझलाकर कहने लगी, कैसे समझूंगी, कैसे समझूंगी। ये तो यकीन हो गया है कि सुपर मास्टर मुझे बेवकूफ बना रहा था। मैंने उसके कई अहम अफराद के चोर ख्यालात पढ़ लिए थे। वो ख्यालात कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है और फरहाद मेरा मजासी खुदा था। मगर कब था? मेरे अंदर ऐसा कोई जज्बा पैदा नहीं होता कि मैं किसी फरहाद के लिए कोई जज्बा महसूस करूं। मैंने तुम्हें कब जन्म दिया? मेरे अंदर तुम्हारी ममता पैदा क्यों नहीं होती? मैं कौन हूं? कहां से आई हूं? किसकी हूं, किसकी नहीं हूं? और इस झूठी और मक्कार दुनिया में किसकी बात पर भरोसा करूं? मेरे तो अपने ही दिली जज्बात नाकाबिल एतमाद हैं। ये मुझे किसी तरफ नहीं ले जाते। फिर मैं तुम्हारी तरफ कैसे आऊं? वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता दोजानो होकर बेटे के सामने बैठने लगी। बेटा सर झुकाए खामोश था। वो चाहता था इसी तरह मां के दिल का गुबार निकल जाए। मैडोना उसे एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखना नहीं चाहती थी, मगर उसमें बला की कशिश थी। चेहरे पर भरपूर मर्दानगी थी और ऐसी सख्ती थी जैसे वो गोश्त पोस्त का ना हो, किसी पत्थर को तराश कर बनाया गया हो। वो सर से पांव तक इंसान ही था, मगर किसी और ही दुनिया की मखलूक लगता था। ये कोई ख्वाबों, ख्यालों या अफसानों की बात नहीं, बल्कि हकीकत थी कि उसे देखते ही औरतों के दिल धड़कने लगते थे। उसके पास से गुजरने वालियां रास्ता भूल जाती थीं। मैडोना हैरानी से देख रही थी। कितनी ही औरतें उसके आगे पीछे और दाएं बाएं चल रही थीं। वो कुछ परेशान नजर आ रहा था। वो कार की अगली सीट पर बैठी पारस का इंतजार कर रही थी। विंड स्क्रीन के पार उस शख्स को हसीनों के मेले में देख रही थी। मैडोना ने उधर से आने वाले एक शख्स को मुखातिब किया, प्लीज मिस्टर, क्या बता सकते हो कि उस शख्स के पास इतनी भीड़ क्यों है? उसने जवाब दिया, मिस, पता नहीं बेचारा कौन है। वो खुद अपने मुताल्लिक नहीं जानता। अपना नाम, अपनी पिछली जिंदगी, सब कुछ भूल गया है। मालूम होता है वो औरतें उस पर मर मिटी हैं। मैडोना ने मालूमात फराहम करने वाले का शुक्रिया अदा किया। वो जाने लगा, लेकिन मैडोना की मर्जी के खिलाफ अपने रास्ते पर न जा सका। पलटकर औरतों के हुजूम में पहुंच गया। फिर गरज कर बोला, यहां भीड़ क्यों लगाई गई है? और मिस्टर, तुम कौन हो? उस खूबरू अजनबी ने कहा, यही मालूम होता कि मैं कौन हूं तो इन औरतों के हुजूम में न फंसता। प्लीज मेरी कुछ मदद करो। मैडोना ने सोचा था, पहाड़ जैसा ऊंचा चटानी मर्द है, सांस रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी आवाज और लबो लहजा सुनते ही वो उसके दिमाग में पहुंच गई। अलबत्ता ये पता चला कि वो कुछ बेचैनी महसूस कर रहा है। मैडोना उसके अंदर रहकर चोर ख्यालात पढ़ रही थी। वो एक सीधा सादा सा आदमी था। उसके दिमाग में कोई पेचीदा मामला या कोई राज छुपा हुआ नहीं था। वो झूठा और फरेबी नहीं था। सचमुच अपने आप को भूल जाने के बाइस परेशान हो रहा था। मैडोना ने उसे अपनी तरफ आने पर मजबूर किया। वो आने लगा। सब औरतें भी उसके पीछे आ रही थीं। मैडोना ने उसे तेजी से चलाया। वो करीब आया, फिर स्टीयरिंग सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। बड़ी अजीब बात थी, जो उसे देखती थी उसे जी भर के देखने के लिए करीब चली आती थी। इस तरह भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर एक उसे अपने साथ ले जाने, अपने पास रखने को कह रही थी। मैडोना ने कहा, तुम सब इसके लिए अच्छे जज्बात रखती हो। करीबी पुलिस स्टेशन चली आओ, मैं इसे वहीं ले जा रही हूं। उसी वक्त पुलिस वाले आ गए। उन औरतों को जबरन वहां से हटाने लगे। वो बड़ी मुश्किल से जरा दूर हो गई। एक पुलिस अफसर ने मैडोना से कहा, सॉरी मिस, ये शख्स प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, आप इसे नहीं ले जा सकती, ये हमारे साथ जाएगा। अजनबी ने पूछा, मुझे कहाँ ले जाओगे? हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वरना ये औरतें तुम्हें इस तरह बांट कर खाएंगी कि तुम्हारी एक हड्डी भी नहीं मिलेगी। मैडोना ने अफसर का दिमाग पढ़कर अजनबी से कहा, पुलिस वालों को अपना फर्ज अदा करने दो, ये हर तरह तुम्हारे काम आएंगे, इनके साथ जाओ। वो चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। उसके जाते ही मैडोना को यूं लगा जैसे वो कुछ सहरज़दा सी थी। पता नहीं अजनबी की गुर्बत में क्या जादू था। ये बात वो अजनबी के दिमाग में जाकर भी मालूम नहीं कर पाई थी। फिर भला बाहर से क्या खाक मालूम होता। उसे देखकर यूं लगता था जैसे वो इस दुनिया का नहीं है, किसी और ही दुनिया से हसीनों के दिलों को तहस नहस करने आया है। पारस दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर आया था। उसने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, क्या ख्याल खानी में मसरूफ हो?
नहीं, अभी मैंने एक शख्स को देखा था। मैं क्या बताऊं वो क्या था? पारस ने कार आगे बढ़ाते हुए पूछा। अच्छा, क्या था? वो मुस्कुरा कर कहने लगी। बताऊंगी तो जल जाओगे। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद कहने लगी। बता नहीं सकती क्या था। सच कहती हूं, वो शख्स अपने अंदर अजीब सी कशिश रखता है। उसे देखकर दिल खींचा जाता है। मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े। उसके चेहरे को और उसके सरापा को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी सहर अंगेजी समझ में नहीं आई। इसलिए तुमने उसे अपने पास कार में बुला लिया? तंस ना करो। मैं उसे औरतों की भीड़ से बचाना चाहती थी। वो आइंदा नजर आएगा तो क्या करोगी? उसे समझने की कोशिश करूंगी। अगर मैं कहूं उसे नजरअंदाज कर दो, ना उसके मुताल्लिक सोचो, ना उसके किसी काम आओ, तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज करने को क्यों कह रहे हो? हमारी जिंदगी में ऐसे अजूबे होते रहते हैं। जब तुम मेरी तन्हाई में पहली बार आई थीं, तो मैंने समझा दिया था कि बज़ाहिर हम बड़ी आज़ाद जिंदगी गुजारते हैं। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आते जाते रहते हैं, मगर एक कैदी की तरह महदूद रहते हैं। किसी से मुतासिर नहीं होते, किसी पर भरोसा नहीं करते। कोई खुद चलकर सामने आए तो दो बातें कर लेते हैं, फिर उससे कतरा जाते हैं। हाँ, तुमने समझाया था। वैसे तुम उस अजनबी पर कुछ शुबा कर रहे हो। तुम्हें भी शुबा करना चाहिए। वो अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका है। कौन है और कहां से आया है, कुछ नहीं जानता। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है? हो सकता है तनवीमी अमल के जरिए उसके जहन से पिछली जिंदगी भुलाती गई हो। उसका दिमाग हसास है, लेकिन वो पराई सोच की लहरें महसूस करके भी सांस रोकना नहीं जानता। मैडोना ने चौंक कर पूछा। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तुमसे पहले अंकल आर्मर उसके दिमाग को टटोल चुके हैं। वो कल सुबह एक कश्ती में बेहोश पड़ा हुआ था। पुलिस वाले उस बेहोश अजनबी को अस्पताल ले गए थे। होश में आने के बाद ये मालूम हुआ कि वो अपने मुताल्लिक कुछ नहीं जानता। इंटेलिजेंस वालों ने जनाब शेख साहब से राब्ता कायम किया। शेख साहब ने अंकल आर्मर को उसके दिमाग में जाने की हिदायत की। इस तरह पता चला कि उसके दिमाग की स्लेट बिल्कुल सादा है। वो मासूम है, मगर उसकी मासूमियत से धोखा नहीं खाया जा सकता। वो किसी का मामूल और आलायकार हो सकता है। कुछ न जानते हुए भी किसी मौके पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ओह गॉड, मैं धोखा खा रही थी। अगर ये दुश्मनों की चाल है तो बहुत भोंडी है। उन्होंने हमें होशियार कर दिया है। लेकिन पारस ने ड्राइव करते हुए कनखियों से उसे देखा, फिर पूछा, तुम कुछ और कहना चाहती हो? दुश्मन ऐसी खुली समझ में आने वाली चाल नहीं चलेंगे। हो सकता है वो वाकई मासूम हो। किसी जबरदस्त हादसे में उसकी याददाश्त गुम हो गई हो। उसने तायद में सर हिलाया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तुम किसी बहस के बगैर मेरी बात मान रहे हो। जब यह मुमकिन है तो बहस क्यों करूं? क्या तुमने उसके पीछे जासूस लगाए हैं? यह यहां की इंटेलिजेंस वालों का मामला है। फर्ज करो ये दुश्मन का आलायकार है और मुझे अगवा करना चाहता है, तो तुम क्या करोगे? इंतजार करूंगा। किस बात का? वो फिर किसी बहाने तुम्हारे सामने आएगा। दुश्मन उससे सिर्फ एक अहम काम लेंगे। उसकी खूबरूई, उसकी मर्दानगी और उसकी चटानी शख्सियत से तुम्हें मुतासिर करेंगे। मैं मुतासिर होने वाली कोई सस्ती लड़की नहीं हूं। ऐसी बातें ना करो। जब कोई अहम मामला दरपेश हो तो हर पहलू पर नजर रखो। हर तरह की बात बर्दाश्त किया करो। तुम मास्कमैन और सुपर मास्टर के काबू में नहीं आ रही हो। तुम्हें काबू में करने का एक ही तरीका है। तुम किसी तरह मुझसे दूर हो जाओ। बाबा साहब के इदारे और हुकूमत के पैरे से निकलकर किसी दूसरे मुल्क में पहुंच जाओ। फिर वो तुम्हें मक्खन के बाल की तरह चुटकी में पकड़कर ले जाएंगे। मगर मैं तुम्हें छोड़कर इस मुल्क से बाहर कभी नहीं जाऊंगी। खुदा करे ना जाओ। लेकिन ये अजनबी ऐसे वक्त सामने आया है जबकि मैं तुमसे 3 दिन के लिए दूर जाने वाला हूं। तुम कहां जाओगे? नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। साथ जाने से काम बिगड़ जाएगा। हम दुश्मनों को धोखा देंगे कि पारस मैडोना के साथ पेरिस में है, जबकि 3 दिन तक एक डमी पारस तुम्हारे साथ रहेगा। मैं किसी अजनबी के साथ नहीं रहूंगी। यानी अहम मामले में अहम किरदार अदा नहीं करोगी? मैं जान भी दे सकती हूं, लेकिन किसी डमी के साथ एक छत के नीचे कैसे रहूंगी? कैसे उस पर एतबार करूंगी?